Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dhangar Chemistry Lectures. So today we are discuss about our next topic. जो हमारा चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? नियंत्रण एवं समन्वय, क्लास 10th का नियंत्रण एवं समन्वय। ये वाले जो चैप्टर चल रहा है हमारा, इसका आज हमारा 3rd लेक्चर। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, जो पहले अटेंड कर चुके हैं हमारी क्लासेस को उन्हें पता ही होगा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या कंप्लीट किया। तंत्रिका कोशिका हमने कंप्लीट की है कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाँ, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ब्रेन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया ही था कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो कहाँ तक काम करती है, जहाँ तक हमारी बॉडी में कोशिकाएं उपस्थित हैं, यानी कि जहाँ जहाँ तक तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो काम करेगी। लेकिन जहाँ पे तंत्रिका कोशिकाएं नहीं है वहाँ पे क्या चीज़ काम करती है, वहाँ पे काम करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, वहाँ पे काम करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या चीज़ है, वहाँ पर हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो ग्रंथियों से क्या निकलता है, रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण होता है, यानी कि रासायनिक पदार्थों को क्या होता है, संश्लेषण होता है। संश्लेषण भी होता है और स्त्रावण भी होता है, बट अभी यहाँ पे हमें सिर्फ स्त्रावण पढ़ना है। तो ये ग्रंथियाँ क्या करती है, कुछ हार्मोन्स का, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करती है। कहाँ पे करती है, हमारी बॉडी में। और बॉडी में वो कहाँ करती है, तो बॉडी में कहाँ पे करती है, बॉडी ऑर्गन्स में करती है, सेल्स में करती है। अब यहाँ पर हमने ग्रंथियों के आगे लगाया है अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी लगाने का मतलब ये है कि ये ग्रंथियाँ क्या करती है, इंटरनल तौर पे यानी आंतरिक तरीके से हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। यानी आंतरिक तरीके से हार्मोन का सिक्रेशन इन द सेंस कि हार्मोन का सिक्रेशन डायरेक्टली कहाँ पर हो रहा है, ब्लड में। यानी सीधे कहाँ करती हैं, ये ब्लड में करती है। ब्लड में स्रावण होता है चाहे कोई भी हार्मोन हो, किसका, ओनली अंतःस्रावी ग्रंथियों का। अब ब्लड में ये स्रावण करे, ब्लड में स्रावण क्या करती है, ये शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। क्योंकि हम ये चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हैं, नियंत्रण एवं समन्वय ही तो पढ़ रहे हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी क्या करेगी, हमारी बॉडी में नियंत्रण और समन्वय का काम करेगी। किसका नियंत्रण और समन्वय, हमारी बॉडी पार्ट्स का। और किसके थ्रू करेगी, ब्लड में जो स्रावित हो रहा है हॉर्मोन्स, उसके थ्रू। अब ये बात तो हो गई। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ब्रेन पढ़ाया था, तो ब्रेन में मैंने आपको एक अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताया था। याद आ रहा है, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, याद आ जाएगा। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि थी, वो अंतःस्रावी ग्रंथि थी पीयूष ग्रंथि ना, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। कहाँ पे सिचुएटेड थी वो, कहाँ पे थी सिचुएटेड, वो थी ब्रेन के पश्चिम मस्तिष्क में थी ना, मध्य मस्तिष्क में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या पढ़ना है अब हमें, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो देखो, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बना रही हूँ मैं। ये होती है वृषण और अंडाशय, है ना। मेल और फीमेल में अलग अलग होती है, मैं आपको आगे बताती हूँ अभी कैसे क्या होती है। ये होती है हमारी अधिवृक्क, यानी इसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ये होती है हमारी अग्नाशय, यानी कि इसको पैनक्रियाज बोलते हैं। और ये होती है हमारी थायराइड, और ये होती है हमारी मास्टर ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है? पीयूष ग्रंथि हमारी होती है हाइपोथैलेमस में। अब ये तो सारी होगी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या सीक्रेट करेगी? हार्मोन सीक्रेट करेगी। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, है ना। सीक्रेट तो कर रही है, बट क्या सीक्रेट कर रही है? हार्मोन्स को सीक्रेट कर रही है। तो हम यहाँ पे हार्मोन्स देखेंगे। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? रसायन होते हैं, यानी कि वह रसायन जो जंतुओं की क्रियाओं को नियंत्रित करते, विकास को नियंत्रित करते, वृद्धि को नियंत्रित करते, क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। हम डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, वे रसायन जो जंतुओं की क्रियाओं को, यानी कि जंतु क्या क्या क्रिया कर रहे हैं, विकास को एवं वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। मैंने भी आपको यही बताया था कि हार्मोन क्या होते हैं? एक रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई हमारे पास? हार्मोन की परिभाषा, है ना। वह रसायन जो जंतुओं की विकास को, वृद्धि को, सबको क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। अब ये हार्मोन्स तो क्या हो रहा है? इन ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं, लेकिन सभी हार्मोन्स का अपना अपना काम होता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? कौन सा हार्मोन है हमारे पास? ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं पीयूष ग्रंथि को? मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? इससे होता है वृद्धि हार्मोन। जिसे कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है? मैंने बताइए आपको कि सारे हार्मोन्स क्या करते हैं? वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, विकास को नियंत्रित करते हैं। तो वैसे ही पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रित करता है। कैसे करता है ये वृद्धि को नियंत्रित? देखो, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये निकल जाए, है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन बॉडी से निकल जाए, तो क्या होता है कि आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, मतलब कैसा हो जाता है? बॉडी अनबैलेंस्ड हो जाती है ना, यानी कि कोई साइज ही नहीं रहता उसका। और अगर वही कम हो जाए तो क्या होता है? इंसान बोना रह जाता है ना। यानी कि अगर अधिक हो जाए तो आकार कैसा होगा? बढ़ेगा। और अगर कम हो जाए तो कैसा हो जाएगा? वो बोना रह जाएगा। आया समझ में? अब देखो, ये पीयूष ग्रंथि कैसी होगी? हमारी फर्स्ट ग्लैंड होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पीयूष ग्रंथि हमारी फर्स्ट अंतःस्रावी ग्रंथि है तो मैम ने हाइपोथैलेमस क्यों लिखा है? देखिए, हाइपोथैलेमस लिखने का भी एक रीज़न है कि हाइपोथैलेमस से जो रसायन निकलता है, यानी कि हाइपोथैलेमस से जो केमिकल निकल रहा है, वो केमिकल क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। पीयूष ग्रंथि को क्या करता है? वो स्टिमुलेट करता है, यानी इसको उत्तेजित करता है। किस लिए? वृद्धि हार्मोन को निकालने के लिए, ग्रोथ हार्मोन को निकालने के लिए। ये एक रीज़न हुआ। अब सेकंड, कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, वो पीयूष ग्रंथि को तो बैलेंस करते ही है, यानी पीयूष ग्रंथि का काम तो करते ही, साथ ही साथ जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है उसको भी क्या करते हैं?
हार्मोन सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, उसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है जो जितनी भी ग्रंथि है, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबको क्या करती है, हैंडल करती है, यानी सबके ऊपर अपनी कमांड बना के रखती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। आया समझ? देखिए बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आपकी बुक में इतना ही दे रखा है, आपको इतना ही पढ़ना है, हमेशा की तरह मेरी एक ही बात, एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा आपसे, है ना। ये पूरा अच्छे से अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बहुत बेकार सा लग रहा है। हाइपोथैलेमस ऊपर बना लेते हैं, थोड़ा सा ये नीचे से बना देते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ? अब देखो, ये बात हुई हमारी पीयूष ग्रंथि की। सेकंड ग्लैंड कौन सी आती है हमारी? थायराइड। तो सेकंड हम बात करेंगे थायराइड की। जो थायराइड ग्लैंड है हमारी, इस थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? इससे निकलता है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन निकल रहा है थायराइड ग्लैंड से? यहाँ निकल रहा था वृद्धि हार्मोन, यहाँ निकल रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन। अब है ना, अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का मेन वर्क है क्या है कि देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पे होता है, इसका सिचुएशन देखो यहाँ पे, है ना, गले में होता है। तो इसका काम क्या होता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन युक्त भोजन लेते हैं ना, हमारे फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, यानी कि उपापचयी क्रियाएँ करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए। क्या करता है? उपापचयी क्रियाएँ करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इसमें क्या करता है? उपापचय क्रिया करता है। हम देखो उपापचय क्रिया कर रहा है मतलब कि अपचय भी कर सकता है, उपचय भी कर सकता है, तोड़ भी सकता है, बना भी सकता है, बट मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन। अब एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ जो हमेशा हमारे माइंड में रहती है कि जो गले में ग्वाइटर होता है ना, ग्वाइटर रोग होता है जिसको थायराइड कहा जाता है। थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। थायराइड तो हार्मोन नहीं होता है, थायराइड ग्लैंड होती है। हार्मोन कौन सा निकलेगा उसमें से? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा। ये थायरॉक्सिन हार्मोन पर क्या कहा जाता है कि वो डिजीज़ किसकी वजह से होती है? आयरन की कमी से होती है। तो अगर आयरन की कमी से हो रही है तो थायरॉक्सिन या थायराइड का कहाँ रोल है? तो ये चीज़ समझिए आप कि जब हम आयोडीन युक्त भोजन करते हैं, यानी कि हमारे नमक में या खाने में क्या होता है? आयोडीन होता है। तो वो आयोडीन क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है ना। आयोडीन क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आयोडीन की कमी से जो ग्वाइटर होता है वो होता है। बट क्यों होता है आयोडीन की कमी से? कि अगर आयोडीन की कमी रहेगी तो थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा, और उस थायरॉक्सिन हार्मोन के ना बनने से क्या हो जाता है? ग्वाइटर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल कौन है? आयोडीन रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए क्या बोलते हैं? आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है हमारे पास, ये हम थोड़ा सा हटा देते हैं इसको, वापस इसको लिखते हैं उपापचय। ठीक है, अब देखो दो हो गई हमारे पास, पीयूष ग्रंथि, थायराइड। अब नेक्स्ट क्या थी हमारे पास? नेक्स्ट थी हमारे पास अधिवृक्क, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल या अधिवृक्क।
तो देखो अधिवृक्क कहाँ पर होती है ये ग्रंथि? ये होती है किडनी के ऊपर। कहाँ पे होती है? किडनी के ऊपर होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। और ये क्या बनाती है? ये बनाती है, मतलब किसका सिक्रेशन करती है? ये करती है एड्रीनलिन का सिक्रेशन। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? एड्रीनलिन का सिक्रेशन करती है। देखिए अब ये तो हो गया सिक्रेशन करती। अभी सिक्रेशन काम कहाँ पे आता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो जब विपरीत परिस्थितियां होती है ना, अनफेवरेबल कंडीशन, विपरीत परिस्थितियों में ये हार्मोन निकलता है। विपरीत परिस्थितियों में एड्रिनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। अब विपरीत परिस्थितियां क्या बोल सकते हैं हम? ऐसा ही क्या कि खाने को नहीं मिल रहा है तो विपरीत परिस्थिति नहीं, मतलब फेवरेबल कंडीशन मतलब हम आराम से रह रहे हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन मतलब हमें कोई दिक्कत है। दिक्कत ऐसा नहीं है कि खाने को सही मिल रहा है, ऐसे नेचर में एग्जाम्पल देखो आप। मैं हर बार ये सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ पर हर जगह रिलेट होता है ना। देखो हम कहीं जा रहे हो, हमारे सामने अचानक शेर आ जाते तो क्या क्या कंडीशन हो जाती है उस समय? या तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है ना, ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि एड्रीनलिन रिलीज होता है हमारी बॉडी से, यानी इस हार्मोन को क्या कहा जाता है? विपरीत परिस्थितियों का हार्मोन कहा जाता है। आया समझ में आपको? क्या कहा जाता है इसे? विपरीत परिस्थिति का हार्मोन कहा जाता है एड्रीनलिन को। इतना सा डिस्क्रिप्शन ही पढ़ना है क्योंकि बुक में इतना ही दे रखा है। देन नेक्स्ट क्या था हमारा? एड्रीनलिन हो गई। एड्रीनलिन के बाद था हमारा अग्नाशय। अब अग्नाशय तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ा कि क्या होता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्त्रावण होता है ना, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। वो तो रही जूस की बात, जो फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेशन का काम करता है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो हमें ग्लैंड के यूजेस देखने पड़ेंगे। अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन इंसुलिन का काम क्या होता है कि ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। आया समझ में? देखो बोलते हैं ना, जब डायबिटीज़ हो जाती है बहुत हायर लेवल पे, अगर डायबिटीज़ पहुंच गई यानी डायबिटीज़ का लेवल क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में ये होता है कि पेशेंट को इंसुलिन लगने लगते हैं ना, इंजेक्शंस लगते हैं। उसमें क्या होता है? इंसुलिन होता है। वो क्या करता है कि ब्लड में शुगर के लेवल को कम कर देता है। ठीक है, तो अगर अग्नाशय यानी हमारे पैनक्रियाज में कोई मिस्टेक हो गई, बाय फॉल्ट कोई मिस्टेक हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है? इंसुलिन क्या होता है? अनबैलेंस्ड हो जाता है। कैसा हो जाएगा? इंसुलिन अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और अनबैलेंस्ड होने की कंडीशन में इसका सिक्रेशन कैसे होने लगेगा? कम ज़्यादा होने लगेगा। अगर इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, जिसको शुगर नहीं है उस कंडीशन में भी क्या होती है? उसको शुगर हो जाती है। और जिसको शुगर है ऑलरेडी, उसकी बॉडी में क्या होता है कि कुछ अनचाहे चेंजेस होने लगते हैं। तो इंसुलिन का मेन काम क्या होता है? ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना। अगर इंसुलिन बहुत कम हो गया है बॉडी में तो शुगर भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो गया है तो, क्योंकि शुगर को कम करने के लिए क्या करते हैं? हम इंसुलिन देते हैं। अगर मेरी बॉडी में शुगर कम है, सॉरी शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस लेवल को कम करने के लिए या उस लेवल को इक्विलिब्रियम करने के लिए, लेवल में लाने के लिए क्या करते हैं? इंसुलिन देते हैं। तो वो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से यानी अग्नाशयी रस से। ठीक है, इसके बाद क्या थी हमारी? अग्नाशय। अग्नाशय के बाद हमारी नेक्स्ट क्या थी? ग्रंथि वृषण। यही था। अब देखो वृषण क्या होते हैं
कि ये वृषण बात करेंगे हम मेल में, है ना। वृषण से हम डायरेक्ट समझते, वृषण से होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, वृषण से कौन सा निकलता है हमारे पास, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ये टेस्टोस्टेरोन का मेन वर्क क्या होता है, लैंगिक परिपक्वता को मेंटेन करता है। ये क्या करता है, लैंगिक परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। यानी बोलते हैं ना कि टीन एज में आने के बाद क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, मेल्स में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन एक्टिव हो जाता है, यानी लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। कब, आफ्टर 13 लगने के बाद, 13 लगते ही, क्योंकि टीन एज में होने के बाद क्या होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ये किस में होता है, मेल में होता है, यानी सिर्फ पुरुषों में होता है, महिलाओं में ये चीज़ नहीं होती है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है अंडाशय। ये इनको भी अंतःस्रावी ग्रंथियों में रखा हुआ है, क्योंकि ये भी इनके भी हार्मोन्स कैसे होते हैं, इंटरनली सीक्रेट होते हैं। अंडाशय से होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन भी क्या होता है, सेम लैंगिक परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है, और ये किस में होता है, महिलाओं में। ये भी कब होता है, आफ्टर। वैसे तो हाँ, एस्ट्रोजन महिलाओं में कब एक्टिव होता है, ये भी टीन एज में एक्टिव होता है। तो ये सारी हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारी है, जैसे मैंने पहले बताया, इसके वर्क्स भी बहुत सारे हैं। इनके स्ट्रक्चर अगर हम सिंपल अलग अलग स्ट्रक्चर देखें तो एक एक ग्लैंड के स्ट्रक्चर में हम पूरा लेक्चर ले सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे ना, 10th के लेवल पे आपकी बुक में सिर्फ इतना ही दे रखा है, तो आपको इतना ही समझना है कि क्या होते हैं। ठीक है, परिभाषा आपको समझ आ गई। हार्मोन्स क्या होते हैं, वे रसायन जो जंतु की क्रियाओं को, विकास को, वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। अब हार्मोन्स कौन से पढ़ने हैं हमें, अंतःस्रावी, जिनका सिक्रेशन कहाँ पे होता है, डायरेक्टली ब्लड में होता है, यानी ब्लड के अंदर होता है। सबसे पहले हम कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे, पीयूष ग्रंथि पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे सिचुएटेड होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे, है ना। ये मान लो हाइपोथैलेमस है, और यहाँ पे क्या है, पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, इसके बाद थायराइड। थायराइड कहाँ पे हमने गले में देखी थी, थायराइड ग्रंथि, है ना। थायराइड ग्रंथि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्वाइटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बताया है मैंने कि हम जो फूड लेते हैं, फूड में अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, तो जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, उस मेटाबॉलिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, उसमें इम्पॉर्टेंट होता है हमारा थायराइड हार्मोन। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, या तो तोड़ेगा या बनाएगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में दो ही चीज़ें हो सकती है। अब ऐसा कहा जाता है कि थायराइड जो हार्मोन होता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन होता है, उसकी कमी से क्या हो जाता है, गूंगा रोग हो जाता है, यानी ग्वाइटर हो जाता है थायराइड की कमी से। बट आयोडीन की कमी से नहीं हो रहा है, वो किसकी कमी से हो रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। कैसे, यानी कहीं ना कहीं कनेक्ट आयोडीन भी है, क्योंकि अगर हम आयोडीन युक्त भोजन लेते हैं, हमारे भोजन में अगर आयोडीन होता है, तो वो आयोडीन क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को फॉर्मेट करता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन को बनाता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो ग्वाइटर रोग है उसको होने से रोकता है। तो कहीं ना कहीं ये ग्वाइटर रोग किससे रिलेटेड हो गया, आयोडीन से। क्योंकि अगर हम आयोडीन युक्त भोजन नहीं लेंगे तो क्या होगा कि बॉडी में आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा ही नहीं, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो क्या होगा, ग्वाइटर हो जाएगा हमें। सिंपल, आया समझ में। इसके बाद एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन कहाँ होती है, ये होती है हमारी
किडनी के ऊपर, ठीक है। ये हमारी मान लो किडनी है और किडनी के ऊपर क्या होती है, ये एड्रेनलिन ग्लैंड होती है ना। अब एड्रेनल ग्लैंड हो गई, किडनी के ऊपर हो गई, क्या काम है इसका, तो एड्रेनलिन ग्लैंड से क्या निकलेगा, एड्रीनल ग्लैंड से क्या निकलेगा, एड्रीनलिन हार्मोन। ये हार्मोन किस कंडीशन में निकलता है, ऐसा नहीं कभी भी निकल जाए, जब हम बहुत विपरीत परिस्थितियों में आ जाता है ना, यानी कि जब डर की परिस्थिति पैदा हो जाती है, यानी हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तब क्या निकलता है हमारी बॉडी से, एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। और ये एड्रीनलिन हार्मोन क्या करता है, हमें उस विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए शक्ति देता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे एग्जांपल, अगर हमारे सामने शेर आ जाता है तो क्या होता है कि हमारी जो एड्रेनल ग्लैंड है ना, एड्रेनल ग्लैंड है, वो क्या करती है, एड्रेनल हार्मोन को सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। इस कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन विपरीत है और हमारे सामने क्या है, शेर है, तो शेर के आने से हमारी बॉडी में एड्रेनल हार्मोन निकलने लग जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। अब हार्ट बीट बढ़ने से क्या होता है कि हार्ट बहुत ज़्यादा पंप करने लग जाता है, जल्दी जल्दी पंप करने, हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, तो जितनी तेज़ सांस लेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर आएगी और सांस लेने की वो भी बढ़ जाएगी, क्षमता भी बढ़ जाएगी हमारी, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ गई, तो उस ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी हमें उस कंडीशन में। वाई, बिकॉज जब विपरीत परिस्थिति है तब हमें सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उस कंडीशन में हमें O2 चाहिए ही, यानी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चाहिए। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन कहीं ना कहीं सबसे रिलेटेड है। जब हार्ट बहुत ज़्यादा बीट करने लगेगा तो पंपिंग ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन का लेवल भी हमारी बॉडी में क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम सांस बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आएगी। तो एड्रेनलिन हार्मोन ऐसे काम करता है। इसके बाद बात करी हमने अग्नाशय की, तो अग्नाशय जिसे क्या कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। तो अग्नाशय से बहुत रसों का स्रावण होता है ना, स्टमक पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। पर अभी हमें यहाँ पे जूस की बात नहीं करनी, अभी हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करेंगे, हार्मोन की। और वो हार्मोन क्या है अभी, इंसुलिन, यानी पैनक्रियास से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड में, यानी कि हमारे रक्त में शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। शुगर के लेवल को मेंटेन कैसे करेगा, देखिए जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है ना, शुगर हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हाई शुगर पहुंच गई है, जनरल शुगर में तो क्या होता है, मेडिसिन से, टैबलेट से काम हो जाता है। लेकिन जब शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, जितना है उससे ऊपर, उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है ना। उस इंसुलिन से क्या होता है कि उनके ब्लड में वो शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है, यानी इंसुलिन शुगर लेवल को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, किस कंडीशन में, जब हम उसे एक्सटर्नल तौर पे दे रहे हैं। और अगर बॉडी में ही है तो बॉडी में तो क्या करता है, उसको इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं, यानी शुगर का लेवल और ब्लड का लेवल कैसा होगा, जितना होना चाहिए उतना ही होता है। लेकिन अगर इंसुलिन इनबैलेंस्ड हुआ, कम ज़्यादा हुआ, तो शुगर का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, यानी शुगर का लेवल बढ़ भी सकता है तो शुगर का लेवल कम भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा तो इंसुलिन देना पड़ेगा, शुगर का लेवल कम भी हो सकता है ना। अब इसके बाद आता है वृषण, टेस्टिस। मैंने आपको बता चुकी है किसमें होता है, मेल में होता है। कब आता है ये, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी मेल में आ जाती है। और सेक्सुअल मैच्योरिटी मेल में कब आती है, आफ्टर 12 यानी 13 टीन एज में आती है। तब ये हार्मोन मेल की बॉडी से सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही सेम अंडाशय की बात हम करें तो अंडाशय भी क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि ही है, क्योंकि इनके अंदर से भी जो केमिकल्स या हार्मोन्स जो भी हम बोलेंगे उनका सिक्रेशन कैसा होता है, इंटरनली होता है, यानी आंतरिक तौर पे हो रहा है। तो अंडाशय क्या करेगा, एस्ट्रोजन को सिक्रेट करेगा। और हाँ, वृषण से जो टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है वो क्या है, एक मेल हार्मोन है। वैसे ही अंडाशय से जो एस्ट्रोजन निकल रहा है
वो क्या है, एक फीमेल हार्मोन, यानी सिर्फ कहाँ से निकलता है, वो महिलाओं के शरीर से ही निकलता है। अगर हम सोचें कि ये इधर से और ये इधर से, तो पॉसिबल नहीं है। टेस्टोस्टेरोन ओनली मेल की टेस्टिस से निकलेगा एंड एस्ट्रोजन ओनली ओवरी से निकलेगा। किस में से निकलेगा, महिलाओं की ओवरी में से। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पूरी क्लियर हो चुकी है आपको ना, मैंने बता चुकी है आपको कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बहुत सारी है हमारी बॉडी में, लेकिन हमें इतना ही पढ़ना है, इतनी ही ग्रंथियाँ पढ़नी, और इतनी सी ग्रंथियों में भी सिर्फ इतना सा ही पढ़ना है। यानी 2 से 3 जो मेन चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि कौन सी ग्रंथि है, क्या कहते हैं, कौन सा हार्मोन निकल रहा है और वो हार्मोन किस काम में आ रहा है। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, क्या कर रहा है और किस काम में आ रहा है। इससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है और किस काम में आ रहा है। पैनक्रियास से कौन सा हार्मोन निकल रहा है और क्या यूज़ आ रहा है। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकल रहा है और क्या यूज़ आ रहा है। वैसे ही अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकल रहा है और उसका यूज़ क्या है। हार्मोन्स ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स और उन हार्मोन्स का हमारी बॉडी में क्या यूज़ है या उन हार्मोन्स का हम क्या यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में पढ़नी है। ठीक है, अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट हमारे कंटेंट आने वाले अच्छे यानी कि इससे अगले वाले जो लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए, वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड से उससे शेयर करो ताकि जो अवेयरनेस मिलेगी आपको, यानी कि अभी आपकी क्लासेस चल नहीं पा रही है तो उस कंडीशन में आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पढ़ाई करने के लिए। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई डाउट हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम वहाँ पे सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। अब इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे इस चैप्टर के वो रिवाइज़ करो, ये रिवाइज़ करो। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं ना, इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचेगा। हमने एनिमल्स में पढ़ लिया कि जंतुओं में नियंत्रण कैसे हो रहा है, समन्वय कैसे हो रहा है ना, सब पढ़ लिया, ब्रेन पढ़ लिया, ग्लैंड्स पढ़ ली। अब बात आती है प्लांट्स की। तो क्या प्लांट्स में भी नियंत्रण और समन्वय होता है? प्लांट्स में होती है क्या तंत्रिका कोशिका, यानी प्लांट्स को फील होगा। हमें तो फील हुआ गरम, हमने हटा लिया, हमारी कोशिकाओं ने, हमारे ब्रेन ने हमें बताया कि हाथ हटा लो गरम लग रहा है, लेकिन क्या प्लांट्स के पास ब्रेन होता है? ये सारी चीज़ें, ये सारे डाउट्स कहाँ क्लियर होंगे आपके अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।